हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कि दीर्घ आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या होती हैं, या इसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या होती हैं, या विशेषताएं का लक्षण के नाम से भी जानते हैं, या गुण कह दिया जाए या उपयोगिता कह दिया जाए, सभी बात एक ही है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो वो क्या होते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं, या विशेषताएं कहें या विशेषता के जगह पर लक्षण आपसे पूछ ले, या गुण कह दिया जाए या उपयोगिता कह दिया जाए, सभी बात एक ही है। ठीक है, विशेषताएं, लक्षण या गुण या उपयोगिता। अब यहाँ पे आता है दीर्घाकार कहे या दीर्घ आवर्त कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो अब आता है भैया कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसके निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब भैया इसके तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं इस आवर्त सारणी के, परंतु उसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो प्रमुख है विशेषताएं, उनको हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला आता है कि जो दीर्घ आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। तो ये सबसे पहला इसकी विशेषताएं है कि यह सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। अब भैया आपको तो पता है ना कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। ठीक है, यदि आप संकेत रूप में अगर लिखा जाए तो 1H1 हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे लिखा जाता है वही क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और जो ऊपर लिखा जाता है उसे हम परमाणु भार कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जो क्या होता है, कार्बन है 6 लिख दिया गया, ऊपर लिख दिया गया 12, तो जो कार्बन है 6, ये 6 क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो 12 लिखा गया है ये परमाणु भार हो जाएगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। तो आशा करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। देखिए एक एक पॉइंट्स को आपको समझ के जाना है। ठीक है, रटना नहीं है, उसको समझना है। समझे रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा है भैया कि दूसरा हमारा है गुण, जहां पे लिखा गया है कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अब ध्यान से समझिए कि इसमें क्या कहा गया कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया है। मतलब कि मान लेते हैं हाइड्रोजन का एक परमाणु है तो इसको पहले रखा गया, उसके बाद सेकेंड में हीलियम, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपका माने स्टेप 1 स्टेप 2, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में परमाणुओं के तत्व, मतलब जो तत्व होते हैं उनको रखा गया है। किसके, परमाणु क्रमांक के आधार पर, बढ़ते हुए क्रम के आधार पर। तो यही कहा जा रहा है कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। किसको भैया, तो तत्वों को। तो आशा करते हैं आपको दो गुण या दो विशेषताएं आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं तीसरे पर। तीसरा ये विशेषताएं होती हैं कि ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी जो होता है इसको याद करना क्या होता है, सरल होता है। मतलब क्या कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को याद करना आसान होता है या सरल होता है, सिंपल होता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। एक एक पॉइंट्स आपको समझते हुए चलना है। आते हैं चौथे इंपॉर्टेंट गुण पर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस आवर्त सारणी में असमान गुणों को याद रखेंगे। इस आवर्त सारणी का मतलब कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में असमान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। समझ में आया। मतलब मान लेते हैं बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनका गुण अलग अलग है, तो उनके लिए अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, और उस वर्ग में अलग अलग वर्गों में अलग अलग तत्वों वाले गुणों को रखा गया है जिसका गुण अलग अलग है। समझ में आया ना। आवर्त सारणी तो आपने देखा होगा ना। आवर्त सारणी इस प्रकार का होता है, पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार आवर्त सारणी होता है। ठीक है, आपको पूरा आप तो जानते ही होंगे आवर्त सारणी। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में है तो आपको पता होगा। तो इस प्रकार ये क्या होता है, ये वर्ग होता है। इस प्रकार जो है ये क्या होता है,
तो ये क्या है, वर्ग है, तो वर्ग के अलग अलग वर्गों में आवर्त सारणी मतलब जो क्या होते हैं असमान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। ठीक है, तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अगला आता है पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस सारणी में अक्रिय गैसों को अलग से 18वें वर्ग में रखा गया है। समझ में आया ना, मतलब इस आवर्त सारणी में, इस मतलब का दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस हैं या अक्रिय जो तत्व हैं उन्हें 18वें वर्ग में रखा गया है। समझ में आया ना, 18वें वर्ग में रखा गया है। 18वां वर्ग मतलब आवर्त सारणी के सबसे अंतिमवा जो वर्ग होता है उसे 18वें वर्ग कहते हैं। ठीक है, उसी में क्या रखा गया है, अक्रिय गैसों को रखा गया है। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे कि हीलियम हो गया, ठीक है, ज़ेनॉन हो गया, ये सभी मतलब हीलियम जो होता है ये क्या होता है, अक्रिय गैस ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, उनको क्या रखा गया है, कहां पर, तो अंतिम वर्ग में रखा गया, 18वें वर्ग में रखा गया है। ठीक है, अगला आता है जो छठा इंपॉर्टेंट हमारा जो क्या है, विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इस सारणी में संक्रमण तत्वों को अलग से S और D ब्लॉक के तत्वों के बीच रखा गया है। समझ में आया, मतलब S और D ब्लॉक के बीच में जितने भी जो भी क्या होते हैं मतलब क्या होते हैं संक्रमण तत्वों को इन दोनों के बीच रखा गया है। मान लेते हैं भैया कि ये हमारी आवर्त सारणी है, समझिएगा, और इधर मान लेते हैं कि इधर क्या है भैया, इतना मान लेते हैं कि S ब्लॉक है और इधर यहाँ पे P ब्लॉक है। तो S और P ब्लॉक के बीच जो रखा गया है इसे यम संक्रमण तत्व, समझ रहे हैं ना, मतलब S और P के बीच रखा गया है, किसको, संक्रमण तत्वों को रखा गया है। और संक्रमण तत्वों को ही हम D ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो S और P के बीच किसको रखा गया है, D ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। किस आवर्त सारणी में, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में। और अंतर संक्रमण तत्व कहां पर रखे गए हैं, तो इसके जस्ट नीचे यहां पर अंतर संक्रमण तत्व रखे गए हैं, जिसे हम F ब्लॉक के तत्वों के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए, कभी भी रटना नहीं चाहिए, कभी भी समझना चाहिए। यदि आप समझे रहेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, और मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं और अपने सुंदर से वीडियो को देखकर नोट्स भी बना सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से पढ़ाई कर लीजिए, या बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता कि किस प्रकार प्लेलिस्ट मिले, कहां से हम सभी वीडियो को एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख सकें। तो आप उन सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए। मान लेते हैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना करके मैसेज कर देंगे तो आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, जितने पढ़ाए गए हैं उतना आपको मिल जाएगा। वहां से उसकी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलेगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।